मनीला से मैं जा रहा हूँ भाई पपुआ न्यू गिनी। तो भाई ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है पपुआ न्यू गिनी का, आपको ई वीज़ा लेना पड़ेगा। क्या अपलोड करना था, एक इनकी फ़्लाइट टिकट अपलोड करनी थी, एक आपको कवर लेटर अपलोड करना है। यहाँ पे अब काउंटर वगैरह क्लीन कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे पैसेंजर आ ही गए हैं। ये देखो काउंटर में मैं पहुँच गया हूँ। अब ये वीज़ा चेक कर रहे हैं। मैंने इनको ई वीज़ा दिखाया तो वो चेक कर रहे हैं कि भाई जेन्युइन है कि नहीं। ये खड़ा हुआ भाई हमारा प्लेन एयर निगुनी, ये इनकी नेशनल एयरलाइन है, फ़्लाइट है ना। आधी से ज़्यादा सीटें खाली हैं। तो पपुआ न्यू गिनी के जो सिटीजन्स हैं वो कितने ही करी होंगे, जो फिलीपींस आए होंगे, जो आए हुए थे वो ही जा रहे हैं इसमें, टूरिस्ट कोई है नहीं है। भाई इमिग्रेशन ख़तरनाक ही हुई है यहाँ पे। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं थी कि भाई यहाँ पे ऐसी इमिग्रेशन होगी, बट ठीक है जैसे भी है। वो पूछ रहा था रिटर्न कब है, भाई क्या पर्पस है आपका आने का। ये हमारी गाड़ी है। हेलो सर। तो भाई साहब आ गए हैं। ये मैंने चेकआउट कर लिया अपने होटल से और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से एयरपोर्ट। ये बाइक है, पता नहीं मैं बैठ पाऊँगा इस पर कि नहीं, और क्योंकि प्रॉब्लम आएगी। मेरे पास बैग भी है तो देखना पड़ेगा। और यहाँ से एयरपोर्ट है 4 या 5 किलोमीटर के आसपास है। अप्रॉक्स 100 पीसों के आसपास लग रहे हैं, 95 पीसों। यही सबसे सस्ता वे था जाने के लिए। तो चल पड़ते हैं। भाई मेरा बैग पीछे तो आया नहीं, तो मेरे को गोद में पकड़ना पड़ा। मैंने इसको बोला भाई स्लो चलाना। आज मैं निकल रहा हूँ पपुआ न्यू गिनी। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये। मनीला से मैं जा रहा हूँ भी पपुआ न्यू गिनी, और ये 5 घंटे 5.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो कल ही पहुँचूँगा, आज रात को चलेगी, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँचूँगा। और पपुआ न्यू गिनी के बारे में मैं कुछ रिसर्च कर रहा था यार, इंटरनेट पे कुछ ना अच्छा नहीं लिखा हुआ, मतलब क्रिमिनल सी कंट्री बता रखी है। बट मैं जज नहीं करता किसी कंट्री को जब तक मैं खुद जाके ना देख लूँ। अभी क्या करूँगा, यहाँ पे वेट ही करूँगा। भाई यहाँ पे चेयर्स भी नहीं है बैठने के लिए, लोग देखो ऐसे बैठ रखे हैं। ये देखो भाई मैं भी आज फर्स्ट टाइम ट्रॉली में बैठा हूँ, तो बैग पीछे से थोड़ा मैंने खिसका लिया और ऐसे ट्रॉली में बैठ गया हूँ। पपुआ न्यू गिनी का मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। मैं फ़िलीपींस को आया हुआ था क्योंकि यहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा इंडियंस को मिल चुका है, तो आप 15 दिन रह सकते हो यहाँ पे, फ्री वीज़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फ़िलीपींस था, तो मैंने सोचा आगे यहाँ से कहाँ निकलना देख लेता हूँ। तो पपुआ न्यू गिनी जब मैं घर से निकला हूँ तब मेरे प्लान में नहीं था, बट मैंने देखा यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है और थोड़ा सस्ता पड़ रहा था मनीला से। तो भाई मैंने कहा चलो बुक कर लेते हैं। फिर मैंने पता किया कि क्या मैं उसका ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है इंडियंस को कि नहीं मिलता। तो भाई ऑन अराइवल वीज़ा नहीं है पपुआ न्यू गिनी का, आपको ई वीज़ा लेना पड़ेगा। इनकी जो वेबसाइट है मैं वो नीचे लिंक दे दूँगा, और मतलब उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लें। क्या अपलोड करना था, एक इनकी फ़्लाइट टिकट अपलोड करनी थी, एक आपको कवर लेटर अपलोड करना है कि आप क्यों जा रहे हो, उसमें अपना डिटेल्स बतानी है कि कहाँ कहाँ आपने रहना है। तीसरा था बैंक स्टेटमेंट थी, जो कि 3 मंथ पुरानी होनी चाहिए। तो ये 3 डॉक्यूमेंट है, और चौथा आपका पासपोर्ट की मतलब पूरी इमेज। तो ये 4 चीज़ें आपको अपलोड करनी थी और अपना डाटा अपलोड करना था। और फिर 10 प्रोसेसिंग डे में मतलब वो देखेंगे, उसको चेक करेंगे, जो भी आपकी डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग वो वीज़ा देंगे। तो 30 डेज़ का वीज़ा मिल रहा है यहाँ पे। और फ़ीस आई थिंक इसकी फ़ीस मैंने पे की थी 4-4.5 हज़ार की फ़ीस थी इंडियन रुपीस में। तो बट हाँ मैंने वीज़ा तो ले लिया भाई, और सब कुछ हो गया था। बट जब मैं भाई होटल बुकिंग देखने लगा ना, होटल बुकिंग इतना महंगा है ना भाई पपुआ न्यू गिनी में। होटल्स लेना क्या ही बोलूँ। पोर्ट मोर्सबे इनकी कैपिटल है, वहाँ पे एक होटल भाई 6-7 हज़ार एक दिन का मिल रहा है। मतलब इतना महंगा है, मतलब जो मिनिमम होटल मिल रहा था सबसे सस्ता वो 5.5 हज़ार का था। और पोर्ट मोर्सबे इनकी कैपिटल, और वही सबसे ज़्यादा अनसेफ है। मतलब वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, स्नैचिंग की, मतलब किसी को भी पकड़ के लूट लिया, पैसे निकाल लिए, बैग ले गए, मर्डर तक की। तो सेफ़ नहीं है इतना पपुआ न्यू गिनी, मतलब इंटरनेट के हिसाब से। मैं खुद नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने उसको देखा नहीं है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा अपना, मैं खुद का एक्सपीरियंस नहीं बता रहा है। ये सब इंटरनेट पे लिख रखा है, तो इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें गलत भी होती हैं। मैं कैपिटल में नहीं रुक रहा, तो मेरा पोर्ट मोर्सबे की यहाँ से फ़्लाइट है, मतलब मनीला से पोर्ट मोर्सबे एयर निगुनी से। और फिर मैं सुबह 5-5:30 बजे पहुँचूँगा अगले दिन कल। और फिर मेरी 12 बजे की फ़्लाइट है माउंट हेगन की।
तो वो भी 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट है, मतलब 11-12 बजे चलेगी वहाँ से पोर्ट मोर्सबे से, और माउंट हेगन पहुँचा देगी मेरे को 1 बजे के आसपास। तो मैं फ़ाइनल डेस्टिनेशन मेरी जो है वो माउंट हेगन है। चेक इन भाई ओपन हो गई है, ये देखो। मेरे को सिर्फ बैग ही ड्रॉप करना, और अभी 4 घंटे पहले ओपन हुई है चेक इन, एग्जैक्टली 5:15 के आसपास, 9:15 का टाइम था। यहाँ पे अब काउंटर वगैरह क्लीन कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे पैसेंजर आ ही गए हैं। ये देखो भाई, ऑनलाइन चेक इन करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि भाई आपको एक अलग ही लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि बोर्डिंग पास तो मेरे पास है ही है, और ये वाली जो लाइन है इन्होंने ऑनलाइन चेकिंग नहीं की, तो इनको बोर्डिंग पास लेना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे को सिर्फ बैग ड्रॉप करना। यहाँ पे ना कुछ अलग ही सिस्टम है, इन्होंने हमें ये सा दिया एक कार्ड सा, और इन्होंने बोला अपने बैग पे लगा लो, और इसमें क्या क्या है, अपना नेम, ईमेल आईडी और डेस्टिनेशन और फ़ोन नंबर, तो यही सब पूछा हुआ, और ये चिपकाने के लिए बोला अपने चेक इन बैग पे जो आपने देना है। तो थोड़ा सा अजीब सा प्रोसेस है, बट मतलब मेरे को लगता नहीं, एक तो प्रिंटेड भी स्लिप निकलती है जो बैग पे लगती है, जो टैग आईडी कहते हैं बैग की, वो तो होती है, बट ये इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है, पता नहीं क्यों दिया है ये। इन्होंने बोला इसको आप अपने चेक इन बैग पे लगा लो। भाई ये देखो, ये मैंने स्लिप लगा तो दी है, बट इसमें जो गम है वो इतनी घटिया क्वालिटी की है, ये उतर ही जाएगी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो लगाने का फ़ायदा क्या होगा अगर ये उतर ही जाएगी, ऐसे ही है। यहाँ पे बैग खुलवा के पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं। 2 पैसेंजर हैं हमारे आगे, मेरी बारी नहीं आ पा रही। काउंटर में मैं पहुँच गया हूँ, अब ये वीज़ा चेक कर रहे हैं। मैंने इनको ई वीज़ा दिखाया, तो वो चेक कर रहे हैं कि भाई जेन्युइन है कि नहीं, या फिर ये कॉल करके पूछेंगे कि क्या प्रोसेस है। इनको सारा पता होता है एयरलाइंस को। जब मैं फ़िजी गया था ना, फ़िजी में मेरे से रिटर्न टिकट किसी ने भी नहीं पूछी थी, बट अभी इन्होंने रिटर्न टिकट मेरे से पूछी कि आपकी वापसी ऑनवर्ड जर्नी कहाँ पे है, तो वो मैंने बताई, और फिर इन्होंने मेरे को अभी बोर्डिंग पास इशू किया। भाई बोर्डिंग पास मैंने ले लिया, अब मैं इमिग्रेशन करूँगा। तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब फॉर्मेलिटी थी यहाँ पे, मतलब मेरे से उसने रिटर्न टिकट पूछी, वीज़ा अच्छे से खंगाला इसने। एयर निगोनी की फ़्लाइट वाली लड़की है। जब मैं फ़िजी गया था, फ़िजी इतना दूर था, 10 घंटे की फ़्लाइट थी, ये तो सिर्फ 5 घंटे की फ़्लाइट है, इतना नहीं पूछा था। जो चेक इन बैग मेरे से लिया उस पर मेरे से साइन भी करवाए, तो अलग ही टाइप की फॉर्मेलिटीज़ हैं इनकी, बट करनी पड़ेंगी। जो रूल्स रेगुलेशन है, जो पॉलिसी होती है एयरलाइन की, वो करनी पड़ेगी। भाई सिक्योरिटी चेक इन तो मैंने कर लिया है, और गेट नंबर 16, अभी बहुत टाइम है मेरे पास। अभी फ़िलहाल मेरे को ढूंढना है लॉन्च एक्सेस करते हैं। कुछ एयरपोर्ट पे ऐसा होता है कि मतलब चेकिंग होती है अच्छे से, और कुछ एयरपोर्ट पे अलग ही टाइप का होता है सिस्टम। कई बार क्या होता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मेरे पास काफ़ी होता है, बोलते हैं कि बाहर निकालो लैपटॉप वगैरह। यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछा भाई, लैपटॉप वगैरह सब। तो ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री पे कि किस टाइप की चेकिंग हो रही है। फ़िलीपींस में भी टर्मिनल 1 पे एयरपोर्ट लॉन्च मिल गया मेरे को, और मैं अभी एक्सेस करने लगा हूँ। यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, मतलब एज ए वेजिटेरियन। और यहाँ पे क्या, वही हमेशा की तरह ब्रेड, दूध लिया मैंने, और पास्ता है। टाइम हुआ है 6:35 का, तो अभी मेरे पास टाइम है। तो बोर्डिंग होगी 8:40, तो अभी 2 घंटे हैं, तो मैं आराम से यहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगा, और फिर गेट पे जाऊँगा। तो आधा घंटा रह गया बोर्डिंग शुरू होने में। क्या हुआ कि मैंने करेंसी चेंज करवाई, ठीक है, मेरे पास थे पैसों, वो मैंने कीना चलती है वहाँ पे पपुआ न्यू गिनी में, बट यहाँ पे कीना कूना कुछ नहीं मिली। मेरे को एटीएम से विड्रॉ कराना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि भाई मेरे को लगा कि मैं अपना भूल गया पासपोर्ट कहीं पे, तो भाई मेरे को जहाँ से मैंने करेंसी चेंज करी, मेरे को लगा मैं वहाँ पे भूल गया, बट ऐसा नहीं था, मेरे बैग में ही था। तो वैसा होने लगा था मेरे साथ जैसे मेरा हांगकांग में फ़ोन छूट गया था भाई, मेरे को लगा पासपोर्ट भी गया मेरा आज, और अगर पासपोर्ट गुम हो जाए फिर तो मैंने बहुत बुरी तरह यहाँ पे फंसना था। एक भी फॉरेनर नहीं है, मतलब इंडियन तो छोड़ो, यहाँ पे भाई वेस्टर्नर एक भी नहीं है यहाँ पे। और बोर्डिंग इन्होंने शुरू भी कर दी, मतलब अभी टाइम तो हुआ नहीं, 8:30 का टाइम है। तो यहाँ तो ये फ़्लाइट पहले निकाल लेंगे। टाइम तो भाई फ़्लाइट का 9:25 का है, बोर्डिंग 8:55 की है, पर ये 8:30 पे प्लेन पे क्यों बैठा रहे हैं लोगों को, मुझे नहीं समझ आ रहा। बट जितने भी लोग यहाँ पे हैं सारे के सारे वहाँ के लोकल सिटीजन हैं, मतलब कि पपुआ न्यू गिनी के लोग हैं। मेरे को एक भी फॉरेनर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, फॉरेनर मैं अकेला ही हूँ। तो जो मैंने इंटरनेट पे सुना था इस कंट्री के बारे में, बट अभी कुछ नहीं कहूँगा, वहाँ पे जाके पता लगेगा। सिम वगैरह क्या करना वो भी देखना पड़ेगा, और पैसे मेरे को एटीएम से विड्रॉ करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा। पोर्ट मोर्सबी में ही पैसे निकलवा लूँगा मैं अच्छे खासे। कीना चलती है वहाँ पे, और जो एक कीना की वैल्यू है 20.85 इंडियन रुपीज़ है आज के रेट में।
तो 21 रुपये के आसपास ही रख लो, मतलब एक कीना की वैल्यू। तो इनकी जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग है इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग। ये खड़ा हुआ भाई हमारा प्लेन एयर निगुनी, ये इनकी नेशनल एयरलाइन है। एयर PNG और एयर निगुनी ये पपुआ न्यू गिनी की एयरलाइन है। ये जो पपुआ न्यू गिनी है ये न्यू गिनी आइलैंड में है और ये शेयर करता है बॉर्डर इंडोनेशिया के साथ। और नीचे इसके ऑस्ट्रेलिया पड़ता है और ये ओशियानिक एरिया में है। जैसे मान लो अभी हम एशिया में थे, फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया में पड़ता है और ये जो पपुआ न्यू गिनी है ये पड़ता है ओशियानिक रीजन में। तो फिजी गया था, फिजी भी ओशियानिक रीजन में था, अब ये भी ओशियानिक रीजन में है। ये जो प्लेन है इसमें फुल पैसेंजर नहीं है, खाली सीटें पड़ी हुई हैं, मतलब ज़्यादा लोग जा ही नहीं रहे। फ्लाइट है ना, आधी से ज़्यादा सीटें खाली हैं। तो पपुआ न्यू गिनी के जो सिटीजन्स हैं वो कितने ही करीब होंगे जो फिलीपींस आए होंगे, जो आए हुए थे वो ही जा रहे हैं इसमें, टूरिस्ट कोई है नहीं है। अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों इस फ्लाइट का प्राइस ज़्यादा था। एक्चुअली ये भरती नहीं है फुल, तो भाई खाली थोड़ा ना लेके जाएंगे, तो एयरलाइन को भी अपना कॉस्ट रिकवर करना होता है, तो इस कारण वो ऐसे करते हैं। बट पीछे 2 सीटें पूरी रो खाली पड़ी हुई है, लास्ट की 3 रो खाली पड़ी हुई हैं। तो और ये एयर निगुनी मेरे को इतनी कुछ खास भी नहीं लगी। फाइनली हम पपुआ न्यू गिनी पहुंच गए हैं और जो टाइम था पहुंचने का वो था हमारा यहाँ पे 5:10 का। बट पहले निकल गई थी फ्लाइट। ये वहाँ से जब टेक ऑफ हुई है 20 मिनट पहले निकल गई थी। हम यहाँ पे पहुँचे हैं 4:30 के आसपास, मतलब 40 मिनट पहले पहुँचा दिया इसने। यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है टॉक पिसिंग और हीरा मोटू, और कुछ साइन लैंग्वेज भी ये यूज़ करते हैं। तो इनका ऐसे ही चलता है यहाँ पे। तो भाई इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पे है जो जिनका लेओवर है ना, और उन्होंने ट्रांसफ़र करना तो उन्होंने यहाँ से जाना, और हम तो इमिग्रेशन के लिए जाएंगे। और भाई देखो इन्होंने कैसे यहाँ पे नेटिव लोग लगा रखे हैं, ये देखो, वेलकम टू पपुआ न्यू गिनी। तो आते ही हमें ये सब देखने को मिल रहा है यहाँ पे। सो फाइनली मैं पपुआ न्यू गिनी में एंटर हो गया हूँ और भाई 30 दिन यहाँ पे रुक सकता हूँ, बट रुकना मैंने सिर्फ 7-8 दिन का ही है मेरा प्रोग्राम यहाँ पे। और देखो यहाँ पे ऐसे ट्राइबल के हर जगह फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। और भाई इमिग्रेशन ख़तरनाक ही हुई है यहाँ पे, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं थी कि भाई यहाँ पे ऐसी इमिग्रेशन होगी, बट ठीक है जैसे भी है। वो पूछ रहा था रिटर्न कब है भाई, क्या पर्पस है आपका आने का। तो ऐसी इमिग्रेशन भाई मेरी कहीं पे भी नहीं हुई। और यहाँ पे वाईफाई नहीं चलता, मैं ये देख रहा था यहाँ पे वाईफाई, मैंने पूछा, कहते अभी ये स्टिल मेंटेनेंस में है। तो भाई ये इनकी कैपिटल है और यहाँ पे इनका कोई भी वाईफाई वगैरह कुछ नहीं चलता। कस्टम भी इनकी भाई ख़तरनाक तरीके की कस्टम थी। वो बोल रहा था कि आप कस्टम की वीडियो मत बनाओ, मैं वहाँ पे वीडियो बना रहा था, उसने मेरे से डिलीट करवाई, कहता आप बाहर जाके एयरपोर्ट की बना सकते हो। भाई इस एयरपोर्ट पे ना 2 ही ATM है, एक आउट ऑफ सर्विस है और ये वाली ATM पे देखो लाइन कितनी लंबी लगी, कितने लोग हैं यहाँ पे पैसे निकालने वाले। तो कम से कम इनको यार 3-4 ATM तो रखने चाहिए थे। ये मेरे को कंट्री का कैपिटल लग ही नहीं रहा है, मतलब इतना छोटा सा एयरपोर्ट है और यहाँ पे सर्विसेज भी कोई ख़ास नहीं है, मतलब वाईफाई भी नहीं है। वाईफाई वो कस्टम ऑफिसर कह रहा है भाई मेंटेनेंस में है, मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, वो कैन नॉट कनेक्ट टू द सर्वर आ रहा है। तो वाईफाई तो भाई चल ही नहीं रहा है यहाँ पे ख़तरनाक ही है काम। मतलब ये कंट्री का कैपिटल है, यहाँ पे ये हालत है। तो मतलब मैं जहाँ पे जा रहा हूँ माउंट हैगन वाला एयरपोर्ट, वो तो कुछ खास होगा ही नहीं। अगर कंट्री के कैपिटल में वाईफाई नहीं है तो वहाँ तो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। मेरे को सिम कार्ड यहीं से लेनी पड़ेगी अगर मेरे को अपने हॉस्टल या होटल तक पहुँचना है सही सलामत। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है ATM में, 2 ही ATM है उसके कारण। अब इसमें भी अगर पैसे ख़त्म हो गए तो फिर तो भाई किस्मत ख़राब है, फिर मेरे को सिटी में ही जाना पड़ेगा पैसे निकालने के लिए। भाई इनके नोट्स कुछ ऐसे हैं, ये बंदा बना हुआ है नोट्स पे 50-50 के निकालने हैं इन्होंने। तो 1000 कीना मैंने निकलवाए हैं जो कि 20,000 के इक्विवेलेंट बनते हैं। ये भाई साहब है डैन, ये मेरी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, इन्होंने मेरे को काफ़ी कुछ बताया और मैं इनसे ही सारी गाइडेंस ले रहा हूँ। और ये बता रहे हैं जो मेरा प्रोविंस है वो वबाग है, माउंट हैगन से 120 किलोमीटर पड़ता है। तो ये कल जा रहे हैं माउंट हैगन, मैं आज निकल रहा हूँ, बस 20 घंटे का ही फ़र्क पड़ा। काफ़ी हेल्प की इन्होंने मेरी और काफ़ी अच्छे इंसान हैं। इनकी वाइफ फ़िलीपींस में मनीला में वो इलाज करा रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। और
वहाँ पे इनको हर हफ्ते 2 हफ्ते जाना पड़ता है, उनका कीमोथेरेपी चल रहा है, उनको कैंसर की दिक्कत है। और मतलब ये यहाँ पे कुछ पैसों के लिए आए हैं। अभी ये मेरे को बोल रहे हैं कि भाई आप एक काम करो, यहीं से सिम कार्ड ले लो। देखता हूँ फिर मैं यहीं से पता करता हूँ टेलीकॉम और डिजीसेल वालों से। और ये भाई साहब कह रहे हैं यहीं से एक्टिवेट हो जाएगी सिम। देख लेते हैं किस प्राइस पे दे रहे हैं। बट यहाँ पे यार मेरे को पता है एयरपोर्ट से महंगी मिलेगी, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब यहाँ पे सर्विसेज बहुत कम है, तो मेरे को लगता है मेरे को यहीं से लेनी पड़ेगी, शायद कॉस्टली लेनी पड़े। और देखता हूँ अभी। और यहाँ पे वाईफाई नहीं चल रहा ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। मैं इनके हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूँ भाई। यहाँ फ्री ई सिम मिल रही है और यहाँ पे सिम मिल रही है। ये है डिजीसेल का दफ्तर। यहाँ पे पता करता हूँ सबसे पहले कि यहाँ पे क्या रेट है, और फिर वोडाफोन और टेलीकॉम में भी पता करूँगा। तो आज पहली बार मेरे को एयरपोर्ट से सिम लेनी पड़ रही है भाई। 20 कीना की सिम मिल रही है, लगभग 400 के आसपास। 3 GB डाटा मिल रहा है उसमें, और आप उसको बाद में रिचार्ज भी करा सकते हो। आई थिंक डिजीसेल हैज़ अ मोर कवरेज दैन द टेलीकॉम एंड द वोडाफोन। आई एम गोइंग टू माउंट हैगन राइट नाउ। सो डू यू थिंक द माउंट हैगन is have good coverage the Digicel than the telecom? और sure क्या करूँ, टेलीकॉम में भी जाता हूँ और वोडाफोन में तो वैसे बहुत लोग लगे हुए हैं, बट वोडाफोन की रेंज अच्छी नहीं है, कवरेज सबसे अच्छी डिजीसेल की है। तो एक बार मैं टेलीकॉम वालों से भी पूछ लूँ या देख लूँ वहाँ पे क्या चल रहा है। यहाँ तो 20 कीना की मिल रही है सिम, और सिम कार्ड फ्री है। और देख लिया, अब यहाँ पे टेलीकॉम में जाके देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइस मिल रहा है। तो भाई यहाँ पे आया मैं टेलीकॉम के दफ्तर में, और 5 GB मिल रही है 10 कीना में 7 दिन के लिए। और वहाँ पे मिल रहा था मेरे को 7 दिन के लिए 3 GB, और वहाँ पे 20 कीना ले रहे थे, तो 10 कीना ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रहे थे। वो मैडम मेरे को बता रही थी कि हम सिम के कोई भी चार्जेस नहीं लेते, ये भी सिम फ्री में दे रहे हैं, वो भी सिम फ्री में दे रहे हैं। देखते हैं डिसाइड करके। सस्ती है सिम, ज़्यादा महंगी नहीं है भाई, यहीं से ले लूँगा मैं यहाँ पे सिम। तो भाई हमने इंक्वायरी कर ली है टेलीकॉम से भी और डिजीसेल से। अब मेरे सामने यहाँ पे वोडाफोन ही है, पर वोडाफोन में रश बहुत है, पता नहीं यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं। बट मेरे को लगता नहीं वोडाफोन मेरे को लेना चाहिए, क्योंकि वोडाफोन की कवरेज भी नहीं है। तो अब मेरे को डिसाइड करना है कि भाई टेलीकॉम लूँ कि डिजीसेल लूँ। डिजीसेल मेरे को मिलेगी 8 बजे के बाद, क्योंकि उनका कुछ सिस्टम अपग्रेडेशन चल रहा है। तो अभी 6:20 हुए हैं, तो अभी 2 घंटे पड़े हुए हैं। और टेलीकॉम वाले मेरे को अभी दे देंगे सिम, और चलने भी लग जाएगी, और उसको मैं रिचार्ज भी करा सकता हूँ। तो वो मेरे पे डिपेंड करता है कि क्या करना है। और ये भाई साहब जो डैन भाई साहब, इन्होंने बंदा बुलाया है, इनका वो बंदा नहीं आ रहा जिसने इनको पिक करना है। तो थोड़ा सा इनको भी चक्कर ही पड़ा हुआ अपना। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं टेलीकॉम ही लूँगा, और मैं 10 GB वाला प्लान लूँगा, जो कि मेरे को 25 कीना का पड़ रहा है। और ये 500 इंडियन रुपीज़ में बनता है। बिल्कुल काफ़ी सस्ती सिम मिल रही है एयरपोर्ट से ही, और 14 दिन की वैलिडिटी है। यहाँ पे मैंने इतने दिन तो वैसे भी रुकना नहीं है, और 10 GB मिल रहा है, और कॉल भी कर सकता हूँ 150 मिनट की। मैंने कॉल वाला लिया यार, कई बार कुछ आपातकालीन किसी को कॉल करना पड़ जाता है, तो यहाँ पे मैंने कॉल वाली सिम लिया। ज़्यादातर मैं दूसरी कंट्रीज में सिर्फ इंटरनेट वाली लेता हूँ, कॉलिंग वाली नहीं लेता, पर यहाँ पे मैं कॉलिंग वाली ले रहा हूँ। कुछ भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ले लेते हैं सिम कार्ड यहाँ से। फिर सिम कार्ड ले ली, पैसे निकाल लिए। अब डोमेस्टिक टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है PNG एयर की, और मतलब उसी के लिए जाना। अभी टाइम तो बहुत है, 11 साढ़े 11 की बोर्डिंग है। तो यहीं पे बैठूँगा, देखता हूँ, कुछ खाऊँगा पीऊँगा डोमेस्टिक टर्मिनल से ही। और ये भाई साहब मेरे साथ ही चल रहे हैं, मेरे फ्रेंड डैन, इन्होंने काफ़ी हेल्प की। मतलब मेरे को इंटरनेट भी फ्री में दिया, और काफ़ी कुछ गाइड भी किया। भाई साहब को उनकी रियल सिस्टर ही मिल गई यहाँ पे, और वही ये अभी बातचीत कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे 2 लैंग्वेज चलती है, जैसे मैंने बताया, टोकपिसुन और हीरा मीटू। भाई मेरे को दोनों ही नहीं आती, और गूगल ट्रांसलेटर पे ये दोनों ही लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पे तो कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोगों को इंग्लिश आती है, तो मुझे कोई दिक्कत आने नहीं वाली। और डोमेस्टिक टर्मिनल के लिए मेरे को यहाँ से सीधे जाना। भाई अभी बहुत टाइम है, मतलब मेरा बोर्डिंग होने के लिए। मैं थोड़ा सा ऐसे ही टहल रहा था, यहाँ पे देख रहा था। बस हो गई है, 5 घंटे की फ़्लाइट थी, 2-3 घंटे एयरपोर्ट पे बैठा रहा, 8 घंटे से मतलब बैंड ही बज गई। और अभी फिर मेरे को 4 घंटे बैठना पड़ेगा यहाँ पे एयरपोर्ट पे। फिर मैं PNG एयर में जाऊँगा, बोर्डिंग लूँगा, फिर वहीं जाके अपने फाइनल डेस्टिनेशन माउंट हैगन में पहुँचूँगा। और माउंट हैगन से मेरा जो होटल है, हॉस्टल है, वो भाई 10 किलोमीटर है। वहाँ तक भी कैसे पहुँचना भी कुछ नहीं पता। बट यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा, गर्मी नहीं है। फिलीपींस में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो भाई यहाँ पे एक ऑप्शन अच्छा है कि मैं अपना बैग अभी ड्रॉप कर सकता हूँ। यहाँ पे काउंटर है PNG एयर का। PNG एयर इनकी नेशनल करियर है, जैसे एयर निगुनी है। यहाँ पे 2 ही एयरलाइन है, तो मैं अपना बैग ड्रॉप करके बाहर जा सकता हूँ, पोर्ट मोर्स भी देख सकता हूँ।
क्योंकि मेरे पास ये बड़ा बैग है, मैं इसको लेके कहाँ ही घूमता रहूँगा। तो बोर्डिंग पास ले लेता हूँ और ये बैग ड्रॉप करता हूँ और फिर मैं देखता हूँ अगर मैं बाहर जा सकता हूँ। वैसे मेरी इन्होंने चेकिंग तो कर ली है, और देखता हूँ अगर मेरे को ये अलाउ करेंगे फिर दोबारा बाहर जाना। यहाँ पे एयर निगुनी और PNG एयर की फ़्लाइट्स ही आ रही हैं भाई। तो यहाँ पे बस यही दो चलती हैं भाई। यहाँ पे तो वीडियो भी नहीं बना रहे दे रहे। मेरे पास एयरलाइन की स्टाफ आ गई थी, वो कहती भाई आप यहाँ वीडियो नहीं बना सकते, तो बोलिए अपना कैमरा बंद करो। यहाँ पे अलग ही सिस्टम है। बैग भी मेरा ड्रॉप ऑफ नहीं किया है यहाँ पे, क्या ही बोलूँ मैं। बैग भी जो मेरा है यहीं पे पड़ा हुआ है। कहते हैं आपको 9:45 पे आना, अगर 11:45 की आपकी बोर्डिंग है 2 घंटे पहले अभी नहीं लेंगे। तो अजीब सा सिस्टम है यहाँ पे, अजीब से लोग हैं, क्या ही कर सकता हूँ। अब जो उनकी पॉलिसीज़ हम माननी पड़ेंगी। मेरे को बोर्डिंग पास मिल गया और यहाँ पे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ये देखो। तो मेरे को भी यहीं वेट करना पड़ेगा। और भाई खाने के लिए भी यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने पता किया। अभी जो भाई माउंट हैगन है ना, यहाँ से 516 किलोमीटर दूर है। और भाई अभी हम जिस प्लेन से जा रहे हैं ना, PNG एयर के, ये प्रोपेलर वाला प्लेन है। मतलब कोई भी एयर बस यहाँ वो नहीं आ रहा, मतलब बोइंग नहीं आ रहा यहाँ पे। यहाँ पे प्रोपेलर वाला प्लेन है, तो मेरे को थोड़ा डर ही लग रहा है यार। एयरपोर्ट ही मेरे को लग ही नहीं रहा है, ये कैपिटल का हाल है। मतलब इतना छोटा सा, ना कोई सफाई है, ऐसे ही है। मतलब रद्दी सा एयरपोर्ट है, रद्दी। चलो मैं डिसरिस्पेक्ट तो क्या करूँ, बट लग नहीं रहा भाई। कैपिटल है, इतनी बड़ी कंट्री है ये, बट गरीबी समझ आ रही है यहाँ पे। यहाँ पे काम नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई कम है। तो यहाँ पे चोरी चकारी उसके कारण ज़्यादा, क्राइम वहीं पे बढ़ता है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो। टोटल इस कंट्री में जो लोग रहते हैं ना, 1 करोड़ के इक्विवेलेंट रहते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे लोग 95% ना क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं। तो अभी अनाउंसमेंट हो रही थी, किसी का नाम जोसेफ है, क्रिस्टी है, सब कन्वर्टेड है यहाँ पे। मतलब यहाँ के जो नेटिव लोग थे एक टाइम पे आ गए यहाँ पे। पहले UK आया, UK ने इसको कॉलोनी बनाया, फिर बाद में ये कॉलोनी बना ऑस्ट्रेलिया का। तो मिल बांट के उन्होंने भाई इसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया यहाँ के नेटिव लोगों को, और अब ये सब क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल ही बदल चुके हैं। और सेम ऐसे ही फ़िलीपींस में, वहाँ पे भी जो नेटिव लोग थे एक टाइम पे, उनको क्रिश्चियनिटी में बदल दिया, और वहाँ पे मेजॉरिटी लोग अब क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं। यहाँ पे गेट्स ऐसे दे रखे हैं 17, 20, 21, बट यहाँ पे एक ही गेट है वही जाने के लिए, और उसी से जा रहे हैं सारे पे। मतलब जो टीवी पे स्क्रीन है उस पर लिखा 17, 20, मेरा गेट 20 है, बट यहाँ पे कोई 20 नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है ABCD, और उसी एक गेट से निकल रहे हैं भाई, C गेट से। और भाई डस्टबिन भी नहीं दिख रहे मेरे को कुछ कूड़ा कचरा फेंकना ना, मेरे को डस्टबिन दिख रहे हैं। सिक्योरिटी चेक भी कुछ खास नहीं, मेरे को तो डर ही लग रहा है। सही बात है, मतलब एयरपोर्ट पे जिस लेवल की सिक्योरिटी होनी चाहिए उस लेवल की सिक्योरिटी यहाँ पे है ही नहीं है। और मतलब वो उसने मेरा फेस भी नहीं देखा, बस बोर्डिंग पास देखा, मेरे को जाने दिया। भाई कोई बंदा और ही ट्रैवल कर रहा हो, पता कैसे लगेगा। तो एक्सरे मशीन्स भी पता नहीं इनकी चलती है कि नहीं, कोई भी ऐसे ही निकल जाए यार, ऐसे ही सिस्टम यहाँ पे। कुछ सिक्योरिटी वगैरह इतनी कोई ख़ास है नहीं है। और ये कंट्री कैपिटल हाल है। तो अभी जो माउंट हैगन जिस एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ वहाँ पे पता नहीं क्या मिलेगा मेरे को। वहाँ पे तो और भी कंडीशन इससे भी ख़राब होगी। फाइनली भाई जा रहे हैं प्लेन की तरफ, बोर्डिंग शुरू हो गई है, और 1 घंटा और 35 मिनट लगेंगे टोटल यहाँ से माउंट हैगन पहुँचने में। और काफ़ी देखता हूँ प्लेन कौन सा है। प्लेन प्रोपेलर वाला ही है यार। PNG एयर के जो प्लेन्स हैं यहाँ पे छोटे प्लेन्स हैं, और ज़्यादा लोग जा भी नहीं रहे भाई। टूरिस्ट मैं यहाँ पे अकेला ही हूँ, कोई भी नहीं है। मतलब सारे लोकल्स हैं जो जा रहे हैं माउंट हैगन। इसका जो फर्स्ट मतलब रो शुरू हो रही है वो पीछे से, मतलब इसकी पीछे से एंट्रेंस है। आगे मतलब सामान रखने के लिए है, तो भाई आगे से एंट्रेंस नहीं है। तो 2-2 करके सीट्स लगी हुई हैं भाई। यहाँ पे ना रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है इस कंट्री में, इस कारण भाई प्लेन से जाना पड़ रहा है। और प्लेन के भाई मन चाहे रेट्स हैं। ये वाली सीट है मेरी, बट भाई साहब पहले बैठ गए हैं, ये इनको बोलना पड़ेगा कि भाई ये सीट मेरी है। यहाँ पे ना लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है भाई। कुछ आपको समझ नहीं आ रहा ना, मेरी सीट पे बैठ गए थे, मैंने इनको बोला भाई साइड पे हो जाओ, तो ये सुन ही नहीं रहे थे। तो मेरे को फिर क्रू को बुलाना पड़ गया। तो इसमें 60 या 70 पैसेंजर ही जाते हैं। छोटा सा प्लेन है। एयर निगुनी की फ़्लाइट तो इससे भी महंगी मिल रही थी माउंट हैगन की, तो मेरे को ये सस्ती वाली मिली PNG एयर, तो मैं इसमें जा रहा हूँ।
गया मैं माउंट हैगन कागामोगा। इस एयरपोर्ट का नाम है कागामोगा। और ये जो फ़्लाइट है जिसमें मैं अभी आया हूँ ये आगे किसी प्रोविंस में जा रही है, तो कुछ लोग इसमें बैठे हुए हैं, उन्होंने आगे जाना, तो उनके लिए यही कनेक्टिंग फ़्लाइट है। भाई ये एयरपोर्ट के नाम पे कलंक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बेल्ट है। देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा फ़्लाइटें नहीं आती होंगी, 1-2 फ़्लाइट आती होंगी। सो भाई मेरे को अपना बैग मिल गया और मेरी जो होटल वाली ऑनर है ये मेरे को लेके जा रही हैं अभी कार तक। सो भाई यहाँ पे ये है कि मतलब मेरी ये जो बैग मैंने चेक इन दिया था उसका आइडेंटिफिकेशन टैग देखा इन्होंने, बोर्डिंग पास से मिलाया और फिर मेरे को बैग लेके जाने दिया। तो यहाँ पे ऐसा होता होगा कि लोग किसी का भी बैग उठा के लेके जाते होंगे। ये हमारी गाड़ी है। हेलो सर। तो भाई साहब आ गए हैं, ये जो होटल है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ शैलम मिशन हाउस, उनके ऑनर हैं ये और उनकी मिसेज़ ये मेरे को खुद ही लेने आए हैं। तो मैंने इनको कॉल करके बोल दिया था मेरे को एयरपोर्ट ट्रांसफ़र ले लो। This highway is go to Babak. That's right. Wabek, yeah. Babak. Yeah. Babak is also a province, I think. This is the province. This highland is full covered with the forest. I saw from the plane. Every area is covered with the fully mountains and Yeah, many forest. mountains. That's right. Yes. The plane, that flies over the mountains, Ah, and the road is limited. road is limited. Limited, Yeah. yeah. This is a school students, right? Yeah. That's a school on that side. Yeah. Young kids. That's why young people. ये अभी यहाँ पे स्कूल की छुट्टी हुई है, जस्ट 2:10 हुए। फाइनली हम पहुँच गए, अब यहाँ पे रेस्ट करेंगे क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। तो भाई ये जो मैंने होटल हॉस्टल इनके साथ बुक किया है भाई काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे ये देखो गार्डन भी है और ये देखो यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो और रेस्ट कर सकते हो। हवा चल रही है, शाम को यहाँ पे मौसम अच्छा होता होगा और सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। ये रूम यहीं पे है मेरा, मैंने जस्ट अभी पेमेंट की है 4 दिन की, और अगर मैंने स्टे बढ़ाना है तो फिर मैं ऑनलाइन ही पेमेंट करूँगा। तो देखता हूँ कि कैसा रूम है, कौन सा रूम मेरा है। This is the bathroom. ओके, दिस इज़ बाथरूम। ओके, एंड रूम This is the main area. इस कॉमन एरिया। Yeah. ये And kitchen is on the other side. हाँ भैया तो काफ़ी खुला है ये आगे किचन हमारा। सो आई कैन मेक फूड ऑल्सो हेयर। Yeah. और ये So you can choose either this room or that room. तो ये वाला रूम है एक, और एक ये वाला सेम ही है दोनों का साइज़, और ये बालकनी आ गई। तो फाइनली मैं अपने रूम में आ गया हूँ और रूम ठीक है भाई एक बंदे के लिए जितना है। यहाँ पे हैंगर दिए हुए हैं, बेड काफ़ी अच्छा है, ब्लैंकेट दिए, और यहाँ पे क्या सीन है कि रात को जो टेम्परेचर है वो चला जाता है 13 डिग्री 12 डिग्री, तो रात को भाई ठंड हो जाती है यहाँ। और काफ़ी अच्छा रूम है, क्लीन प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन एरिया, किचन सब कुछ दिया है। सबसे सस्ता यही था, इससे भाई सस्ता कुछ भी नहीं है यहाँ पे। होटल्स इतने महंगे 6-6 7-7 हज़ार के होटल है। बट हाँ इनकी रेटिंग काफ़ी अच्छी थी। बट अभी मेरे को रेस्ट करना है, बहुत थक चुका हूँ भाई। मतलब मैं मनीला से आया हूँ 4-4.5 किलोमीटर, और फिर मैंने एक और फ़्लाइट ली पोर्ट मोरसबी से यहाँ तक माउंट हैगन की 500-550 किलोमीटर, और मैं फ़्लाइट में ऐसे गिर रहा था भाई, थक रहा था, मतलब नींद आ रही है। अब क्या ही बोलूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, फ्रेश हो लेता हूँ और फिर देखता हूँ आगे क्या करना है, कल कहाँ पे जाना है, क्या प्रोग्राम है वो बनाऊँगा।